नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। अनलॉक 2 के दौरान काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटी पुल के कपड़े की दुकान बंद कराने गए पुलिस पर दुकानदारों ने किया हमला, कई पुलिसकर्मी हुए जख्मी। बाढ़ की पूर्व तैयारी और तटबंधों की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने कटरा और गायघाट के तटबंध का किया निरीक्षण। और जिला पुलिस ने एक साथ कई थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 300 कार्टन विदेशी शराब के साथ 7 कारोबारी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग में हुए बहाली में अनियमितता को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश के बाद सिविल सर्जन ने बहाल हुए सभी कर्मियों को निरस्त कर दिया। कोरोना काल के दौरान राज्य स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में एक साथ मानव बहाली का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद सभी एक साथ मानव बल की बहाली हुई। इसी क्रम में जिले में बहाली के नाम पर धांधली का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम गठित की गई थी। जांच टीम के रिपोर्ट सौंपने के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर सिविल सर्जन ने यह कार्रवाई की। बैठक में जिला पार्षद महोदय के द्वारा जो है बोला गया कि बहुत गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर के जांच कमेटी बना दिया गया और जांच कमेटी में डीडीसी, एसडीओ मुजफ्फरपुर ईस्ट, एडिशनल कलेक्टर, सीओ इत्यादि थे। पार्षद के भी कैंडिडेट थे सर इसमें? पार्षद के भी 5 कैंडिडेट थे जी। 5 कैंडिडेट पार्षद के थे, 2 कैंडिडेट मैडम की थी, 7 कैंडिडेट उनके थे। इसमें जी ऐसी बात नहीं थी कि उनका नहीं था, उनके कहने पर ही हम लोगों ने किया था, क्योंकि 3 महीना का बाद था, हम लोगों ने कर दिया था और करने से सुविधा भी था। हर पीएससी मेरा जांच वगैरह चल रहा था, जो सेंटर बंद थे वहाँ चल रहा था। कल वैक्सीनेशन भी ठीक ठाक हुआ। ऑडियो वायरल की भी बात बता रहे थे। ऑडियो वायरल तो आपको बताएंगे, हमने ऑडियो वायरल हुआ, उसको लेकर के बहुत शिक्षा लेकर हुआ, लेकिन वो सब प्लान्ड था। अगर शरीफुल जी के कैंडिडेट का 5 कैंडिडेट का हम कर दिए रहते तो ऑडियो वायरल नहीं होता। जी ऑडियो वायरल नहीं होता। सर आज कौन सा कदम उठाया सर? आज कौन सा निर्णय लिया है आपने आज? देखिए, अभी तो मुझे खबर मिला कि जो एमसीएच में डीसीएससी है, उसमें जो पैरामेडिकल स्टाफ जो हम लोग एएनएम जीएनएम रखे हुए थे, वो सब लोग जैसे नियोजन रद्द करने के बाद फिर सभी लोगों ने चला गया। वहाँ किसी तरह से हमने व्यवस्था कराया है और नगर में जो 5 गाड़ी हमारी चल रही है, उसमें भी जो मानव बल के लोग एएनएम वगैरह थी, लोग जो स्टाफ थे, वो लोग भी छोड़ करके चले गए। अगर वो लोग रहते तो आज वैक्सीनेशन और बढ़ा रहता। देखिए कल की क्या स्थिति होती है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत भारी मन से इसको मैंने रद्द किया हूँ। डीएम के चिट्ठी के आलोक में नहीं किया। अगर चिट्ठी नहीं आती तो शायद मैं इसको रद्द नहीं करता, क्योंकि 36-37 दिन ही बच गया और उसके बाद अपने आप ये स्वतः समाप्त होता है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटी पुल के समीप अनलॉक 2 के दौरान कपड़े के दुकान बंद कराने गई पुलिस पर दुकानदारों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। गुरुवार को काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कटी पुल स्थित सब्जी मंडी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अनलॉक 2 में कपड़े की दुकान बंद कराने गए पुलिस टीम पर दुकानदार ने हमला कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। जिसके बाद मौके पर दलबल के साथ थाना अध्यक्ष पहुंचकर मामले को शांत कराया। दरअसल बिहार में कोरोना संक्रमण कम होते ही देख सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया कि सप्ताह में दुकानों को अल्टरनेट डे में खोलना है, लेकिन इसके बावजूद कुछ दुकानें आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए खुल रही है, जिसके बाद उन दुकानों को बंद कराने को लेकर कटही पुल के
समीप सब्जी मंडी में काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस पहुंची, लेकिन एक दुकानदार भड़क गया और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। उसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में मौके पर थाना अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला और लोगों को शांत कराया। पूरे मामले को लेकर मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया कि दुकान बंद करने के लिए कहा गया तो दुकानदार उलझ गए और मारपीट करने लगे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हम लोग गश्ती के क्रम में निकले हुए थे। गश्ती क्रम में निकले हुए तो आज कपड़ा की दुकान बंद रहती है, जिसमें हम लोग इसको देखा गया कि दुकान खुला था, तो एक लड़का था, उसको बुलाया गया कि भैया दुकान क्यों खुले हो। उसी पे जो हमारे कांस्टेबल उसे तू मैंने कर लिया है लोग। फिर आगे वहीं दोनों में भगझक हुई है। ये लोग उसको मारपीट भी किया है, जिससे उसका बॉडी उदी फाट गया। बीच में जाके बीच बचाव किए हैं, तो जाके मामला। कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? 2 से 3, 2 या 3 नहीं है। इन लोगों का भी आरोप है कि पुलिस के द्वारा मारा गया है। ये तो झूठा आरोप है, क्योंकि पहले वही लोग हमला किए हैं। आप लोग क्या करने, दुकान बंद करवाने गए थे? दुकान बंद की दुकान हम लोग गश्ती क्रम में देखे कि दुकान खुला हुआ है, तो आज वहीं बोला गया कि भैया आज कपड़ा की दुकान नहीं खोलना है, कपड़ा दुकान बंद कर लीजिए। उसी पे उलझ गए उनसे। चलान वगैरह आप लोग किए हैं? चलान वगैरह उसके उलझ गए तो चलान कहाँ से कर पाए। नियंत्रण में हुआ है। स्थिति ऐसे ही समझा बुझा के जहाँ अगल बगल के लोग थे वहीं लोग समझाए हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। आक्रोश है। नहीं ऐसा बात नहीं है। वही दुकानदार ने बताया कि पुलिस ने आते ही कुछ बोलने के बजाय मारपीट करने लगी, जिसमें हम लोगों को काफी चोट आई, जिसके बाद हम लोग भी आक्रोशित हो गए। साथ ही मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो। जिले में बाढ़ की पूर्व तैयारी और तटबंधों की स्थिति को लेकर जिलाधिकारी ने कटरा और गायघाट का निरीक्षण कर अभियंता को सौ कॉज किया। जिले में संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों के साथ ही तटबंधों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ कटरा और गायघाट में बाढ़ से पूर्व की तैयारियों की स्थिति की जानकारी के साथ तटबंधों का निरीक्षण किया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में नेपाल में लगातार हो रही बारिश से उत्तर बिहार के नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। फिलहाल जिले की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से नीचे बढ़ रही है, जिसे लेकर हर वर्ष आने वाले बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिला अधिकारी के द्वारा निरीक्षण कर बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है। लेकर के आज तटबंधों का निरीक्षण किया गया और इसके अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जो कुछ समस्याएं चल रही थी पहले, उन पर भी विस्तार से देखा गया और इसको हम लोग काफ़ी तेज़ी से एक्सपेडाइट करेंगे। अभी बांध तटबंध सभी सुरक्षित हैं और जहाँ जहाँ अग्राम्य स्थल है वैसे अग्राम्य स्थलों पर निरंतर निरीक्षण के लिए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं उनके जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की गई। GR वितरण को लेकर के, नावों को लेकर के या उस समय जो सामुदायिक रसोई चलती है उन सभी की व्यवस्थाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया, ताकि यदि बाहर आती है, बाहर आने की संभावना रहती है, नॉर्मल बाहर आती है तो उसका बेहतर तरीके से हम लोग मुकाबला कर सकें और जो तटबंध हैं हमारे वो बिल्कुल सुरक्षित रहें, इसकी हम लोग पूरी तैयारी करते हैं। पदाधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश दिया गया है? पदाधिकारियों को निर्देश लगातार अलर्ट रहने के लिए दिया गया है और पूरी तैयारी से समय करने के लिए दिया गया है, ताकि बाढ़ आने की स्थिति में किसी भी तरह के से लोगों को कोई दिक्कत न हो, तुरंत नाव की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सरैया बाजार स्थित पुल की रेलिंग तोड़कर कार बाया नदी में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिले में रफ्तार का कहर जारी है। सरैया थाना क्षेत्र के पास सरैया बाजार के समीप पुल का रेलिंग तोड़कर कार बाया नदी में गिर गई, जिसमें कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी सरैया थाना क्षेत्र के मुंगौली बारात में सम्मिलित होने गए थे। वहीं से लौटने के क्रम में घटना घटी। मृतक की पहचान देवरिया के धरफरी गांव निवासी रविंद्र शाह के पुत्र प्रीतम, माधोपुर गांव के नागेंद्र महतो के पुत्र राजन और रामचंद्र शर्मा के पुत्र निक्कू कुमार के रूप में हुई। स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया, जिस कारण गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों और परिजनों ने बताया कि रात में सभी लोग बारात गए थे। अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। अरे बाराती में सब लोग आए हुए थे और उसमें 6 आदमी सवार थे और उधर से आने के क्रम में एक पुल था, सरैया पुल है, जो गाड़ी टर्निंग जब आया था ना
तो वहाँ पे एक ट्रक आया, ओवरटेक किया और शायद उनको चकमा दिया। इसके चकमा से वो डर के और शायद खाई में गाड़ी चल गया। 6 लोग उसमें सवार थे, जिसमें 3 लोग सुरक्षित निकल गए हैं और 3 लोग का जान चला गया। और तीनों का नाम, एक का नाम प्रीतम है और एक का नाम राजन और एक निक्की है। एक धरफड़ी निवासी और 2 माधोपुर निवासी है। दोनों पारू प्रखंड अंतर्गत के आते हैं। तो बारात से लौट के घर पे जा रहा था, तो उधर से आ रहा था, एक लड़का को वहाँ गया बिसर पट्टी में छोड़ने। उधर से लौट के जा रहा था घर, तो घटना हो गया। कहाँ गया था बारात? बारात मुंगौली गया था। किस चीज़ से गया था? ऑल्टो से। आपको कब सूचना मिला घटना के बारे में? वही आधा घंटा बाद। 2 बजे का वही 12 साढ़े 12 में। इसमें कौन थे आपके परिजन? भाई है मेरा, निक्की कुमार शर्मा। सरैया थाना के प्रभारी थानेदार राम विनोद यादव ने बताया कि बाया नदी में एक कार गिर गई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पारू सीओ से बात हुई है। मृतकों के परिजनों को आपदा के तहत मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ बाया नदी में एक अल्ट्रो गाड़ी पैसेंजर लेकर के कूद गया था, उसी में 3 आदमी एक्सपायर किया था। उसी के मुआवजा के लिए लोग रोड जाम कर। क्या आश्वासन दिया जा रहा है सर? आश्वासन तो चूंकि इन लोग का घर पारू ब्लॉक में है, तो मुआवजा तो पारू ब्लॉक से मिलेगा, लेकिन घटना स्थल सरैया है, इसलिए हम उसका जो भी आवेदन लिख करके देंगे, जैसा आवेदन होगा उस अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, बात हुआ है। सीओ साहब बोले कि हम पारू ब्लॉक को बोल देंगे, लिखित देंगे, लेकिन हमारा ब्लॉक का तो है नहीं कि हम मुआवजा देंगे। मुआवजा पारू ब्लॉक देंगे। सीओ साहब से बात हुआ था, ये बात बोले हैं। मुआवजा मिलेगी? एकदम बिल्कुल मिलेगी। अय्यरपुर थाना क्षेत्र में हुए बीते दिन कुरियर कंपनी लूटकांड में शामिल 3 अपराधी को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। अय्यरपुर कुरियर कंपनी में लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। रिमांड की तैयारी में लगी मुजफ्फरपुर पुलिस अय्यरपुर थाना क्षेत्र के बैरिया रोड स्थित एक निजी कुरियर कंपनी में हुए 14 लाख रुपए लूट मामले में 3 शातिर अपराधी को जिला पुलिस की विशेष टीम ने पहचान की है। पहचान के बाद टीम ने जांच तेज कर दी। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि लूट की घटना सामने आने के बाद लगातार पुलिस हर बिंदुओं पर काम कर रही थी। जानकारी के अनुसार लूट की घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी दिल्ली में जाकर छुपकर रह रहे थे। इसी क्रम में वहीं अपराधियों ने वहां पर भी एक पिज्जा हट की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दे दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कई अपराधियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार सभी अपराधियों ने 3 अपराधी ने बीते 15 अप्रैल को हुए अय्यरपुर इलाके में कुरियर कंपनी लूट मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। लॉकडाउन के टाइम में फ्लिपकार्ट कुरियर सेवा के यहाँ एक लूटकांड की घटना हुई थी, जिसमें 14.5 लाख रुपये लूटने की बात बताई गई। इस मामला को हमारी SIT टीम काम कर रही थी। इस मामले का उद्भेदन करने का काफ़ी प्रयास में लगे हुए थे लोग। छानबीन में पता चला कि इसमें संलिप्त जो अपराधकर्मी हैं वो घटना के बाद से यहाँ से फरार हो गए और दिल्ली में शरण लिए हुए हैं। हमारी टीम लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टाइम ले रही थी उसमें उनकी गिरफ्तारी के लिए। इसी बीच उन लोगों ने दिल्ली में भी ये घटना कर दिया। मोहन गार्डन थाना में एक पिज्जा हट की दुकान में लूटपाट कर दी और वहाँ लूटपाट करने के बाद में उन लोगों की 5 लोगों की करीब गिरफ्तारी हुई। उन लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात पुलिस टीम यहाँ लेकर के उन लोगों के आई। उनके निशानदेही पे यहाँ भी कई जगह छापामारियाँ हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों में से 3 लोगों की संलिप्तता अय्यरपुर में जो लूट हुई थी उसमें पाई गई है और हम लोग भी उन सभी अभियुक्तों को अपने कांड में रिमांड करेंगे और पुनः पुलिस रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ करके उन लोगों को जानकारी प्राप्त की जाएगी। टोटल कितने रकम बरामद हुआ? उसमें वहाँ जो पिज्जा हट में जो लूट हुई थी उसका रकम बरामद हुआ और गिरफ्तारी के बाद उन लोग बताया कि लूट कुल यहाँ से 9,90,000 की हुई थी। प्रतिवेदित तो 14.5 लाख का कराया गया था, लेकिन उन लोगों के अनुसार 9,90,000 है। पुलिस इस बिंदु पर भी छानबीन कर रही है कि वास्तव में कितने की राशि यहाँ से लूटी गई थी। जिले में कोरोना जांच के लिए लखनऊ से आई जांच वैन 13 दिन में महज 1 दिन का ही जांच सबमिट किया है, जिसके बाद सिविल सर्जन ने जांच वैन पर सवाल खड़े किए।
जिले में कोरोना की जांच को लेकर 6 लाख रुपए प्रतिदिन के किराए पर लखनऊ से आई लेबोरेटरी वैन 13 दिन में मात्र 908 सैंपल ही रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा पाई है। दरअसल यह आरटीपीसीआर जांच वैन का कार्य है। प्रतिदिन 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर वहां के चिन्हित कोरोना संदिग्धों का सैंपल लेकर उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट 6 घंटे में उपलब्ध कराना है। लेकिन 4 जून से 13 दिन गुजर गए, अब तक इस वैन से जिला स्वास्थ्य विभाग को मात्र 1 दिन की आरटीपीसीआर रिपोर्ट मिली है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह वैन किस दिन किस प्रखंड में जाकर सैंपल ले रही है, इसकी भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों को नहीं मिलती है। जबकि नोडल अधिकारी ने इस वैन के साथ जा रही इसी कंपनी की टीम को प्रत्येक दिन 2 पीएससी के माइक्रो प्लान और रूट चार्ट बनाकर दे दिया था। सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने बताया कि वैन यहां इसीलिए मंगवाई गई है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आरटीपीसीआर की जांच करके रिपोर्ट 6 घंटे में उपलब्ध करा सके। 4 जून को मुख्यालय से प्रखंडों के लिए लेबोरेटरी युक्त यह वैन भेजी गई थी। इसे सभी पीएससी का माइक्रो प्लान बनाकर दे दिया गया। पहले दिन 4 जून को 1000 सैंपल मिले, जिसमें से 908 की अगली दिन रिपोर्ट ईमेल पर डाली गई, जो सभी नेगेटिव थी। इसके बाद से इस वैन की कोई रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, जबकि पहले दिन के 92 सैंपल की रिपोर्ट भी नहीं आई है। कई बार मौखिक और टेलीफोन के माध्यम से इसके कोऑर्डिनेट को हर दिन की रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया गया। इसके बावजूद किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। पीसीआर जो वाहन आया था, हमको लगता है कि जहाँ तक हमको याद है कि 4 तारीख को आया था, लेकिन अभी तक जो है हम लोग जान करके बहुत खुश हुए थे कि हम लोग का 1000 डेली टेस्टिंग आरटीपीसीआर वाहन से होगा और 1000 का टेस्टिंग जो है एसकेएमसीएस से होगा। और आरटीपीसीआर वाहन का जो कंट्रोलिंग जो था वो एसकेएमसीएस के प्रिंसिपल के पास था, गाड़ी भी वहीं लगती थी। हम लोगों ने रूट चार्ट बना दिया था कि कहाँ कहाँ आरटीपीसीआर की गाड़ी को जाना है, और वहाँ के प्रभारी को हम लोग हिदायत किए हुए थे कि आपको इनको मदद करना है और मैक्सिमम जो है सैंपल इनको देना है, ताकि जो है इनको प्रतिदिन 1000 सैंपल हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग आरटीपीसीआर के वाहन का जो इंजीनियर था, जो सैंपलिंग लेता था, उसको प्रतिदिन हम लोग 1000 दिए हैं सैंपल, लेकिन केवल 1 दिन का वो जांच का रिपोर्ट दिखलाया है। बाकी का रिपोर्ट कहाँ गया हम लोग को पता नहीं। 6 लाख रुपये प्रतिदिन पर हायर किया गया है सर। देखिए, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। गाड़ी राज्य स्वास्थ्य समिति से आई है, कैसे आया गया है, क्या है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ब्रह्मपुरा थाना और एएलटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर चांदनी चौक के समीप से 2600 लीटर विदेशी शराब सहित 7 कारोबारी को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 300 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया है। साथ ही 7 शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में से एक शराब माफिया उत्तर प्रदेश, एक वैशाली जिला, 5 शराब माफिया मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाना व एक ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक से 300 कार्टून विदेशी शराब समेत ट्रक भी जब्त किया है।
ALTF और ब्रह्मपुरा थाना की संयुक्त कार्रवाई हुई है। मामले पर सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि ALTF को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक शराब की खेप आ रही है। सूचना के आलोक पर टीम गठित किया गया। टीम के द्वारा ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक से एक ट्रक शराब जब्त किया गया है। साथ ही 7 शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश का बड़ा शराब माफिया है। शराब की खेप झारखंड के बोकारो से मुजफ्फरपुर लाई गई थी। इसमें संलिप्त बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जारी है। रात्रि में हमारे ALTF टीम और ब्रह्मपुरा थाने को एक ट्रक शराब आने की सूचना मिली। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुरा थाना अध्यक्ष और ALTF की टीम ने चांदनी चौक के पास में एक ट्रक को पकड़ा। उस ट्रक में सर्च करने पे काफ़ी मात्रा में शराब पाया गया और उस ट्रक में सवार 7 लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर के लगभग 2650 लीटर शराब है। इस पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि ये शराब चास बोकारो झारखंड से चली थी और मुजफ्फरपुर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति, उसमें से 4 लोग कांटी के हैं, एक वैशाली के हैं और एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक यहीं लोकल बैरिया के हैं। शराब रैकेट अभी इस संबंध में हमारी टीम पूछताछ कर रही है। इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ से शराब लाया गया, किनके द्वारा शराब की आपूर्ति की गई, किन्हें किन्हें शराब पहुँचाना था, इन सारे बिंदुओं पर अनुसंधान अभी हमारा चल रहा है। क्योंकि सर भारी मात्रा में शराब था, क्या कीमत होनी चाहिए शराब की? शराब की कीमत तो है, लाखों में कीमत है। एक ट्रक है, 2600 लीटर है और IMFL शराब है, अंग्रेजी शराब जिसे बोलते हैं। समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल पर प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय शशि भूषण सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मुजफ्फरपुर प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा गुरुवार को समाहरणालय परिसर स्थित जिले के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय शशि भूषण सिंह निधन पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शशि भूषण प्रसाद सिंह बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार थे। उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में बेहतरीन योगदान दिया था। उनकी मृत्यु पत्रकारिता जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष रितेश अनुपम ने कहा कि ऐसे व्यक्तित्व के सभी पत्रकारों को सीख लेने की ज़रूरत थी, लेकिन आज वह हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान गुजरे सभी पत्रकारों को भी श्रद्धांजलि दी। हम लोग के अभिभावक 85 से हम उनको देख रहे हैं पत्रकारिता में और बहुत चीज़ हम लोग उनसे सीखे हैं। और उस समय की जो पत्रकारिता थी, जो नए पीढ़ी के पत्रकार हैं, उनको उनका अनुसरण करना चाहिए था, बहुत चीज़ सीखना चाहिए था। लेकिन आज इस वैश्विक महामारी में हमारे बीच से बहुत वरिष्ठ पत्रकार लोग चले गए। आज हम उनकी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ और जो हमारे साथी पूरे देश राज्य में चले गए हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं। आज बस सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि शशि बाबू अमर रहें, जहाँ भी रहें वो भगवान उनको आत्मा को शांति दे। और जिले में कोरोना टीकाकरण को लेकर जिले में विशेष अभियान चलाकर 247 केंद्रों पर 3800 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर बुधवार को चलाए गए विशेष अभियान में जिले के 247 टीकाकरण केंद्रों पर करीबन 3800 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ली। इस विशेष अभियान में राज्य में मुजफ्फरपुर को दूसरा स्थान मिला, जबकि मोतिहारी को पहला स्थान मिला। सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी ने कहा कि टीका की कोई कमी नहीं है, अफवाह में नहीं आए और अपने नज़दीक के केंद्र पर जाकर टीका ज़रूर ले। उन्होंने कहा कि गांव और शहरों में अब टीका एक्सप्रेस भी चलाया जा रहा है, ऐसे में सभी लोग टीका ज़रूर ले। वैक्सीनेशन के में जो कल हम लोग का जो प्रोग्राम चला वैक्सीनेशन में, कल हम लोग की बहुत अच्छी स्थिति थी। सब मिला करके हम लोगों ने 37,546 वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें 18 प्लस में आपको कल की जो स्थिति है 37,546 हम लोग टोटल हम लोग किए हैं। पूरे बिहार में हम लोग की जो है सेकंड स्थान है।
अब तक टोटल अगर हम लोग कहें तो फ्रंट लाइन वर्कर को हम लोग 34,240 दिए हैं, हेल्थ केयर वर्कर को 39,526, 18 से 44 में 1,53,810 और 45 प्लस में 2,99,225 दिए। टोटल 5,42,374 अभी तक, जिसमें फर्स्ट डोज है 4,74,237, सेकेंड डोज है 68,137। कोरोना की रफ्तार जिले में कम होने के बाद डेडिकेटेड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को सदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया। कोरोना की रफ्तार जिले में लगातार कम हो रही है। इधर मरीज की संख्या घटने के बाद सरकार की ओर से संचालित कोविड डेडिकेटेड ग्लोबल हॉस्पिटल के मरीज को सदर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर एस के चौधरी ने बताया कि ग्लोबल हॉस्पिटल में केवल एक मरीज हैं, उनको सदर अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर फिलहाल ग्लोबल कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल को चालू ही रखा जाएगा। अगर मरीज वहां पहुंचते हैं तो उन्हें भर्ती कर समुचित इलाज की व्यवस्था दी जाएगी। कोरोना को लेकर अतिरिक्त प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित चिकित्सक की जिला मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति खत्म कर दी गई है। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर जाकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मरीज की संख्या लगातार कम होने के कारण यह कदम उठाया गया है। उसी तरह से MCH में भी हमारे यहाँ अभी पेशेंट की संख्या काफ़ी कम हो गई है, केवल 2 पेशेंट हमारे यहाँ है। मतलब आगे भी ग्लोबल में इलाज जारी है? हाँ, ग्लोबल में अभी पेशेंट नहीं है, लेकिन ग्लोबल खुला हुआ है और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लोग रहते हैं और अगर पेशेंट आता है तो उसकी सूचना मिलेगी, वहाँ भी हम लोग उसके लिए दवा ये है। और चिकित्सक 14 चिकित्सक जो नए ज्वाइन किए गए हैं उनको हम लोग रेडी मोड में रखे हुए हैं और कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे MCH में हो या ग्लोबल में है, तो उनकी सेवा दी जाएगी या कंट्रोल रूम में उनकी सेवा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।